हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुपर ग्रेड्स आईपीएम बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही खास है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि आईपी मैट 2026 लिखने वाले हैं या देने वाले हैं। साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको आईपीएम के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आज के सेशन में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि आईपी मैट 2026 की तैयारी अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, और अगर आपको आईपी मैट के बारे में कुछ नहीं पता है तो बहुत जरूरी है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे रास्ते ये खोलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज आईपी मैट। एक्चुअली में यहाँ पर आईपीएम एंड एटी ये दो अलग अलग चीजें हैं। आईपीएम का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ठीक है। और इसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एटी। और ये कौन कंडक्ट करता है? ये आईआईएम इंदौर हर साल कंडक्ट करता है, और ये आईपी मैट एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन लेता है, ठीक है। तो अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजमेंट को पढ़ना है, मैनेजमेंट स्टडीज में कुछ अच्छा करना है, और आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिशनल तरीके से ना जाएं, है ना, जो एक बहुत ही लंबा तरीका है कि आप पहले अपनी स्कूलिंग खत्म करेंगे, फिर आप एक कॉलेज ज्वाइन करेंगे, वहां से एक बैचलर डिग्री लेंगे, और उसके बाद फिर आप कैट देंगे और उसके परसेंटाइल के हिसाब से आपको आईआईएम्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी अपनी मैनेजमेंट की स्टडीज को शुरू करें, तो उसके लिए आईपी मैट एग्जाम बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक लौता एग्जामिनेशन है जहां पर आप आफ्टर ट्वेल्थ, 12वीं क्लास के बाद आईपी मेट एग्जाम क्वालिफाई करके आईआईएम इंदौर में जा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप सिर्फ ट्वेल्थ एग्जाम पास आउट करके आईपी मेट एग्जाम को क्वालिफाई करके आईआईएम इंदौर जा सकते हैं और वहां पर अपनी मैनेजमेंट स्टडीज शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है आपके जो मैनेजमेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? सबसे पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है कि सर आफ्टर ट्वेल्थ हम जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी तक यही नहीं पता होता है कि सर आफ्टर ट्वेल्थ भी हमारे पास ऐसे ऑप्शंस थे क्या, ठीक है, उन्हें बाद में पता चलता है। तो सबसे पहला कि इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यार हम आफ्टर ट्वेल्थ भी जा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप जब इस आईआईएम इंदौर के कैंपस में पहुंचेंगे तो आपको ऐसे ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, रहने का मौका मिलेगा, जो डेडिकेटेड हैं, जो कि फोकस्ड हैं, जो कि बहुत शार्प, ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नेशनल लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करके यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। ये कोई नॉर्मल सा कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक बहुत हाईली रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू सारे बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा करते हैं, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अपग्रेडेड हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर ऐसे ग्रुप के साथ रहेंगे तो आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ में रहने का, पढ़ने का, सीखने का, है ना, मौका मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ की जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उन्हें मालूम है कि उन्हें कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे गाइड करना है, ठीक है। वो आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो आपको कैंपस के बाहर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जब भी आप यहाँ पर पहुंचे तो आपके आसपास जो कोई भी है उसकी वैल्यू करें, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो आपका कलीग हो, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, या आपके टीचर्स हो, उन सब के पास में ये एबिलिटी है कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ने का, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट एस्पिरेंट अगर आप हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आईपी मैट क्या होता है, कौन कंडक्ट करता है, हर साल होता है, कहाँ पहुंचने वाले हैं, किन लोगों के साथ रहने वाले हैं, और क्या क्या आप सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और मार्किंग स्कीम क्या होती है, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ये समझाने की, और हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले उस एग्जाम को जानो, समझो, है ना। उसमें एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, है ना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर मेनली 3 सेक्शंस हैं। क्या है वो सेक्शंस, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 360 है। एक सवाल 4 नंबर का होता है, अगर आपने सही किया तो 4 × 90 360 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होता है। टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो 2 आवर्स का मिलता है, बट यहाँ पर सेक्शनल टाइम लिमिट है
और वो है 40 मिनट्स ईच। हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट का समय मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम जो है वो +4 और -1 है। यहाँ पर ब्रैकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगी, इस पूरे स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कि नेगेटिव मार्किंग है, इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कि यहाँ पर जो क्यूए का सेक्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो एक सेक्शन होता है, उसमें ऐसे वाला एक पार्ट आता है जहां पर आपको क्वेश्चंस दिया जाता है, उसके कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो फीड करना होता है, टाइप करना होता है। तो ऐसे का मतलब ये होता है, हम आगे भी इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर स्पेशली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और यहाँ पर काफी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि अच्छा, यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इन सवालों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि अगर करोगे तो सही तो नंबर मिलेंगे, नहीं गलत हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आपको एक चीज सीखनी है, समझनी है कि यार ये एक नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पर माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। वो पेपर देखते हैं, ये वो पेपर नहीं है कि आपको देखने वाले देखे हुए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट हाँ इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। अगर आपको क्वांट्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है ना, तो आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपने फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि अगर कोई सवाल हम श्योरली कर सकते हैं, शॉर्ट है कि कर सकते हैं, बिल्कुल 100% श्योर है तो करो, और नहीं तो बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो आपकी जो मेहनत थी वो खराब हो सकती है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग जहां भी होती है वहां पर थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है। और ये एग्जाम आपकी सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करता है, ये एग्जाम आपकी डिसीजन मेकिंग भी चेक करता है। इसी तरीके से कि नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी अगर बच्चा वहां जाके जय माता दी कर रहा है ना, कि कौन सा ऑप्शन चूज कर लूं, तो फिर ये हमारे पास आने लायक नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि यार हमें बहुत सोच समझ कर, कहते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखना है, वो वाली चीज यहाँ पर है कि आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है वो करो, जिनमें बिल्कुल श्योरिटी नहीं है उसको बात के लिए रख लो। 40 मिनट का सेक्शन टाइम लिमिट होता है, पहले जितने भी डुएबल क्वेश्चन है उनको कर लो। उसके बाद देखेंगे कि अगर टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, उन क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करेंगे जहां पर हम फंस रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज जो वेटेज है वो क्या है। तो यहाँ पर मेनली 3 सेक्शंस हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 सेक्शंस हैं, एक है एसए जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर। ये आपके 12th एग्जामिनेशन में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वैसे कोई बात नहीं है इसमें। शॉर्ट आंसर का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर सिर्फ सवाल होगा, इसके कोई ऑप्शंस नहीं होंगे और आपको एक ब्लैंक स्पेस दी जाएगी, वहां पर आपको अपना जो भी आंसर है वो फीड करना होता है, टाइप करना होता है। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास हर एक सवाल के लिए 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से कोई एक सही चूज करना होता है और आगे बढ़ना होता है। वर्बल की बात करूं तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या ये पैटर्न हर साल होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो वहां पर जो पैटर्न था वो था 20, 40 और 60 का। फिर 2020 में जब हम कोविड के दौरान बात कर रहे थे तो वहां पर 10, 20 और 30 क्वेश्चन का था। उसके बाद देखा गया कि 15, 30 और 45 का हो गया। बट यहाँ पर एक चीज जो कॉमन है वो है कि हमेशा इनके बीच में जो रेशियो था वो हमेशा 1:2:3 था। तो 15 वन जा 15 टू जा 15 थ्री जा, 10 वन जा 10 टू जा 10 थ्री जा, 20 वन जा 20 टू जा 20 थ्री जा, यानी कि हमेशा 1:2:3 का फॉर्मेट इन्होंने फॉलो किया है। जरूरी नहीं है कि इस बार भी 15, 30 और 45 क्वेश्चन ही पूछे जाए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार ये आईपीएम इंदौर का जो पेपर है वो हमेशा कुछ ना कुछ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर आता है। या तो वो पैटर्न में कुछ चेंज कर लेता है, या तो वो क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। तो आपको हमेशा इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें वो चीज अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ज्यादा क्वेश्चन आ गए, कम क्वेश्चन आ गए, तो उसके हिसाब से अपना जो रिएक्शन है उसको चेंज नहीं करना है। हमें बिल्कुल सटल तरीके से आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना है। फोकस इस बात पे होना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सही करने हैं। एक्यूरेसी, स्पीड दोनों का ध्यान रखते हुए पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर, बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सा सवाल होता है कि सर क्या पढ़े। कोई भी टीचर उनकी क्लास में जाएगा पढ़ाने के लिए, हर टीचर से एक ही सवाल, सर कहाँ से पढ़े। और हर टीचर आपको अलग अलग किताबें बताता है, उनमें से कोई एक किताब कॉमन हो सकती है ना। बट मेन आप हर टीचर से पूछते हो,
हर दूसरे व्यक्ति से पूछते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बेसिक और फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो 9th 10th की जो भी आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, अगर मैं कॉन्ट्स के को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूं, तो आपको जो 9th 10th की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, रादर 8th 9th और 10th की अगर मैं बात करूं, तो उन किताबों को एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शन, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो वहां पर आपको दिख जाएंगे। आपने ज्योमेट्री बचपन में पढ़ी हुई है, मेंसुरेशन आपने पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर 8th 9th 10th की किताबों में मिल जाएगी आसानी से। इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, कम से कम आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। बट सवालों को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सवालों को जल्दी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको एक जो कि बोलते हैं ना कि बिल्कुल प्रिसाइजली वही चीज पढ़नी है ना, जो आपके एग्जामिनेशन में आती है। ठीक है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई किताब मार्केट में नहीं है जो कि रेप्लिकेट कर सके कि यार आईपीएम इंदौर में जो सवाल आते हैं ना, बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन इस बुक में, ऐसे कोई किताब मार्केट में नहीं है। ठीक है, हाँ, हम कर क्या सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसेप्चुअली जितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट के थ्रू, आगे चल के मॉक टेस्ट की बात भी करूंगा, मॉक टेस्ट के थ्रू जितना ज़्यादा हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर सुपरविजन में पढ़ रहे हैं, किसी से प्रॉपर गाइडेंस लेके पढ़ रहे हैं, तो वो उसका काम है कि वो आपको गाइड करे, नर्चर करे, आपको ग्रो करने की कोशिश करे कि अच्छा इसी सवाल को मैं ऐसे ट्विस्ट करके पूछूंगा तो तुम कर पाओगे क्या? ये आप नहीं कर पाओगे। आप इंडिविजुअल लेवल पे आप ये नहीं कर सकते, है ना। आपके पास जो तरीका वही है कि सिंपल एक बुक उठाओ, उसको पढ़ो और खत्म। ठीक है, तो गाइडेंस की जरूरत है, वो मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ। बट यहाँ पर आपको 8 9 10 की जो किताबें हैं वो पढ़ लेनी चाहिए। उसके अलावा और भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुण शर्मा, ठीक है, निश्चित के सिन्हा, सर्वेश कुमार वर्मा, ये 3 4 किताबें ऐसी हैं जो कि काफी एस्पिरेंट्स जो हैं यूज करते हैं, पढ़ते हैं, और ट्राई एंड टेस्टेड बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, अच्छा कंटेंट है, फुली सॉल्व है, और इसमें आपको सभी टाइप के हर एक चैप्टर, आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट आपको मिल जाता है। मगर इसमें एक दिक्कत यह है कि बहुत सारे बच्चों को जब भी हम बोलते हैं कि अरुण शर्मा पढ़ लो, या फॉर एग्जांपल सर्वेश कुमार पढ़ लो, या फॉर एग्जांपल निशित के सिन्हा पढ़ लो, तो वो तीनों बुक खरीद लेते हैं। ऐसा ना करें, आप एक टाइम पे सिर्फ एक बुक पर फोकस करें। अगर आप अरुण शर्मा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अरुण शर्मा पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए, उस पर कमांड कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है और आपको प्रैक्टिस करना है, कोई दूसरी बुक उठाइए। अब जब आप दूसरी बुक उठाएंगे, तो पहली बुक में जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा हुआ था, वो सारी की सारी चीजें जब वहां पर आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे, तो आप उसको इलिमिनेट कर पाओगे। जब दो बुक साथ में लेके पढ़ते हो तो कंफ्यूज रहते हो। तो पहले एक बुक पे कमांड करो, प्रैक्टिस करो, फिर दूसरी बुक पे आओ। दूसरी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, हटाते जाओ। जो कुछ नया है उस बुक में, उसको पढ़ो। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए अगर आप मल्टीपल बुक्स पढ़ते हो तो। ठीक है, नहीं तो अगर आप एक बुक भी पढ़ते हो और आप अपने आप को डेवलप करते हो कि एक्चुअली में क्वेश्चंस ज्यादा करना यहाँ पर मैटर नहीं करता है, आप 10,000 क्वेश्चन लगा के चले जाइए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। गारंटी इस बात पर है कि आपने जो पढ़ा है उसको आपने कितना समझा है ना, कितना आपने उसको एप्लीकेशन वाइज, अगर वो क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे उसको कर सकते हो। क्योंकि आईपीएम इंदौर में जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो कई बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एल्जेब्रा है, उसके साथ में परसेंटेज का एप्लीकेशन हो गया या ज्योमेट्री का एप्लीकेशन हो गया, तो कंबाइन कर दिया जाता है सवालों को। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है और उसमें एंगल्स जो है वो एपी में है, तो एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक है, और कैसे लिंक हो सकते हैं, कैसे नए क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अगर आप ये अपने अंदर डेवलप कर ले तो एबिलिटी, तो आप आराम से पेपर को क्रैक कर लोगे। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करूं तो मैं मानता हूं कि आज के एरा में जितने भी बच्चे हैं वो बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके पास में एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस को हम बोलते हैं मोबाइल फोन। और इस मोबाइल फोन में आप अगर सिर्फ गूगल पे जाके टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, कैट लेवल, आईपीएम लेवल, या किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर आप पढ़ रहे हैं, आप सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी लिंक्स खुल जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिनके साथ आप ऐड होकर वहाँ के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की तारीख में ऑनलाइन रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं। बहुत सारी किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बहुत सारी किताबों की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगी। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इसके अलावा पीवाईपीज और पीवाईक्यूज जरूर कर लीजिए। पीवाईपीज और पीवाईक्यूज दो अलग अलग चीजें हैं। पीवाईपीज का मतलब ये है कि अगर आप आईआईएम इंदौर जाना चाहते हैं, आईपी मैट क्लियर करना चाहते हैं, तो आईपी मैट के जितने भी पुराने पेपर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं उनके साइट पर जाके।
आजकल तो बहुत सारी किताबों में भी मिल जाते हैं, आप उनको ईयर वाइज कंप्लीट कर लीजिए। बट ईयर वाइज आप कब कंप्लीट कर सकते हो, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आप एक बार क्या कर सकते हो, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्जामिनेशन के कुछ समय पहले, एक आध महीने पहले, आपने पूरा पेपर ईयर वाइज 2019, 2020, 2021, 22, 23 ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। पीवाई क्यूज में क्या होता है कि बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या आपके जहां पर भी आप अगर कोचिंग पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी वो चैप्टर वाइज आपको पीवाई क्यूज करवाते जाते हैं। जैसे अगर उन्होंने परसेंटेज आपको पढ़ाया या उन्होंने आपको लॉग पढ़ाया, तो उन्होंने बेसिक तौर पे सारा चैप्टर कवर कर लिया, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवा दिए जो कि जरूरी है, आपको आना चाहिए, वो सब करवा दिए। साथ में उन्होंने क्या करवा दिया, आपको पीवाई क्यूज भी करवा दिया। तो ये आपको पढ़ाने वाला भी करवा सकता है, या तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भी मिल जाता है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। तो आप पीवाई क्यूज करते जाइए, चैप्टर वाइज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, ताकि जब आप फाइनली पेपर देखें 2019 का, 20 का, तो आपको लगेगा इसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज कवर कर चुका हूं, तो मुझे आता है। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा आखिरी में। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब बात करते हैं सर, हमारी जो स्टडी शेड्यूल होता है वो हम नहीं बना पाते, हम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, हमारा टीचर बना के दे दे, हमारा कोई दोस्त जो बना के पढ़ रहा है हम उसको फॉलो अप कर लें। मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो, हर एक आदमी की जर्नी अलग होती है, हर एक आदमी का दिन अलग अलग होता है। तो आप मॉर्निंग पर्सन हो, रात वाले पर्सन हो, ये आपको ज़्यादा पता है। ठीक है, आपके घर में कैसा माहौल है वो आपको ज़्यादा पता है, आपका कैसा टेम्परामेंट है, आपका कैसा माइंडसेट है वो आपको ज़्यादा पता है। तो आप तो बस ये सोचो कि मुझे पढ़ना है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ना है ना। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको जब टाइम मिलता है आप पढ़ो, मगर सिर्फ पढ़ो, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। तो आपको सिर्फ पढ़ना है। अब पढ़ते समय इस बात का ध्यान देना है कि आपके जितने भी सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मेजरली क्वांट्स है और फिर आपका वर्बल है, हालांकि एल आर डी आई भी है, एल आर डी आई भी है। तो एल आर डी आई भी क्वांट्स में ही एक सेट आ जाता है 5 क्वेश्चंस का, तो आपको वो भी पढ़ना है। ठीक है, उस पर भी फोकस करना है। तो आपके जितने भी सेक्शंस हैं, उन सेक्शन पे आपको रेगुलर बेसिस पे टाइम अलॉट करके पढ़ना है। मैंने कई बार नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते सिर्फ क्वांट्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद 2 हफ्ते तक सिर्फ वर्बल पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप क्वांट्स पढ़ने के बाद वर्बल पढ़ रहे हो और वर्बल के बाद फिर से क्वांट्स में आओगे ना, तो गैप हो गया 15 दिन का। अब आपको फिर से वार्म अप होने में, फिर से रिचार्ज होने में टाइम लगेगा, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप डेली बेसिस पे पढ़ो, आप डेली एक आध घंटा, आधा घंटा डेली दो, मगर टच मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि अगर आपने टच छोड़ा तो फिर से वही लय और ताल पकड़ने के लिए, वो स्पीड पकड़ने के लिए, वो आपकी ग्रेस्पिंग पावर, आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव करने के लिए आपका टाइम जाता है। और ये आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। सुबह और शाम का टाइम फिक्स कर लीजिए कि सुबह और शाम, सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ कर आप पढ़िए, और रात को थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद सोने के पहले कुछ पढ़ के आप सो सकते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वर्बल आप रात को कर लो, सुबह आप क्वांट्स कर लो। दिन भर आपके स्कूल्स होंगे, है ना, आप कहीं और बिजी होंगे, थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिल जाता है आईपी मैट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह और शाम वाला टाइम आपने अलॉट कर दिया, और डेली बेसिस पे करो, डेली बेसिस पे करो। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पर डिफिकल्ट और इजी टॉपिक्स को भी बैलेंस करना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 4 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं, और 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से एक एक सवाल या दो दो सवाल पूछे जा रहे हैं, बट वो इजी है, वो टाइम टेकिंग नहीं है, वो जल्दी हो जाएंगे। बट ये डिफिकल्ट टॉपिक का मतलब ये है कि ये टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, मतलब हालांकि ज्योमेट्री से ऐसा नहीं है कि सिमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आपने ज्योमेट्री को पढ़ना है, अब आप बोलो यार ज्योमेट्री में तो बहुत वास्ट है यार, मतलब पॉइंट, लाइन, एंगल से शुरू करेंगे, फिर ट्रायंगल पर आएंगे, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पर आएंगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट पर आएंगे, फिर पॉलीगन पे आएंगे, हेक्सागन, है ना। तो मतलब बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, या पढ़ता है तो बहुत कम पढ़ता है, या पढ़ता है तो उतनी डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ता कि पढ़ा हुआ फायदा करे उसको, काम आए उसके। तो क्या करता है, वो पढ़ता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि आप ज्योमेट्री जैसा जो टॉपिक है या चैप्टर है, उसको आप डेली बेसिस पे पढ़ो। मतलब ये, आपने सुबह का टाइम निकाला क्वांट्स के लिए, शाम का टाइम निकाला वर्बल के लिए, अब आप दिन भर में कोई एक टाइम सिर्फ आधा घंटा निकाल लो सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। आप डेली बेसिस पे ज्योमेट्री पढ़ो जब तक आपका ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हो। ऐसे वो चैप्टर सारे कवर करो डेली बेसिस पर जो थोड़े से टाइम टेकिंग है। जैसे नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है, बट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आप नंबर सिस्टम को भी कर सकते हो कि आपने डेली बेसिस पे नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू कर दिया। आपने सोचा अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं तो आज मेरा टारगेट है पॉइंट्स, लाइन एंड एंगल्स, बस खत्म। तो इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है और खत्म। फिर दूसरे दिन मैं बैठा, मैंने ट्रायंगल्स के जितने भी सवाल हो सकते हैं वो पढ़ लिया, बट ट्रायंगल बहुत वास्ट है क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है,
ट्राइंगल के एरिया पर बेस बहुत सारे सवाल होंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंसी है, सिमिलैरिटी है, फिर उसके सेंटर्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ट्राइंगल में टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया तो सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, वर्बल पढ़ेंगे, ऐसा मत पढ़ो। आपने सोचा है मैं रोज आधा घंटा 1 घंटा दूंगा, प्रेशर लेना ही नहीं है। आप पता चलेगा आपका 1 महीने के अंदर आपका ज्योमेट्री काफी कुछ हो चुका है और काफी अच्छे से हो चुका है। और इसके अलावा आप मैथ्स में, क्वांट्स में बाकी चीजें भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो आप बोर नहीं होगे। फ्लेवर्स हैं आपके पास में, मैं अलजेब्रा भी पढ़ रहा हूँ, मैं अर्थमेटिक भी पढ़ रहा हूँ, साथ में इसके कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है मैंने, ठीक है, और ज्योमेट्री तो मेरा चल रहा है। जैसे नॉवेल्स अपन रोज पढ़ते हैं ना, वैसे आप ज्योमेट्री को डेली बेसिस पे पढ़ो और थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कि आज मुझे सिर्फ इतना ही कंज्यूम करना है, इतना ही सीख गया तो बहुत है। बस इस पे आप काम करो, आपका जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो ऐसे धीरे धीरे करके आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो ये बैलेंस करना है आपको डिफिकल्ट और इजी टॉपिक्स को इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर अपने फंडामेंटल को मजबूत करने के लिए जो भी आपके पास में जो सेक्शंस हैं, उसमें आपको क्या क्या चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल 4 से 5 सवाल आते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हर साल यहाँ से सवाल आता है। दूसरी चीज ये कि नंबर सिस्टम में आप बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हो जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी, ये आपको सवालों में के साथ साथ कई सवालों के ऑप्शन इलिमिनेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट इसका इंपॉर्टेंस कैलकुलेशन में भी है, तो इसलिए पढ़ो इसको। दूसरा आपका परसेंटेज और रेशियो है। अगर आपको अर्थमेटिक पे कमांड करना और आपको अर्थमेटिक में बिना किसी फॉर्मूले के किसी भी चैप्टर को सॉल्व करना है, तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए, रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये दो टॉपिक पे आपका बहुत अच्छा कमांड है, तो आप किसी भी चैप्टर के सवालों को जहां जहां परसेंटेज और रेशियो यूज होता है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम इन वर्क हो गया, पाइपिंग सिस्टम हो गया, हर जगह आप परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके आराम से बिना फॉर्मूले के सवाल कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए टूल पढ़ो। एलजेब्रा में जैसे लॉग हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, APGP HP हो गया, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पिछले कुछ सालों में एलजेब्रा का वेटेज बहुत बढ़ गया है, काफी ज्यादा वेटेज बढ़ गया पिछले कुछ सालों में, और ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भी एलजेब्रा का वेटेज ज्यादा रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एलजेब्रा पे कमांड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ना मतलब एक सवाल को सॉल्व करने का, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके वो सवाल सॉल्व होता है। और बाद में अगर वो कॉम्बिनेशन हो गया किसी दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिला के कोई सवाल बनाए, तब तो फिर आपका उन दोनों चैप्टर पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो एलजेब्रा एक तो वेटेज बहुत ज्यादा है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टाइम टेकिंग वाले टॉपिक्स हैं, कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं, आपका फोकस मांगते हैं, तो इसलिए एलजेब्रा पे कमांड करो। एलजेब्रा कर लोगे तो आपके पेपर का काफी बड़ा हिस्सा कवर अप हो जाएगा अपने आप। नंबर सिस्टम के 4-5 सवाल आते हैं, ठीक है, तो अपने आप आपका काफी बड़ा चंक जो है वो आप कवर कर लोगे, अगर आप ये सिर्फ इतने पे ध्यान देते हो तो। पहले वर्बल एबिलिटी में अगर हम बात करें तो आरसीज हो गया, इडियम्स हो गए, कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया, पैरेंजेबल हो गया, फिलर्स हो गया, इन सभी पर आपको सवाल हर साल देखने को मिलेगा ना, 3-3 4-4 सवाल आपको इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। लॉजिकल बेस्ड DI और DI ये दो अलग अलग चीजें, एक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन जहां पर आपको पाई, बार, टेबुलर, लाइन के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपको उन पर बेस 3-4 सवाल 5 सवाल पूछे जाते हैं। वो सिंपल DI हो गया, वो आपने पहले पढ़ा भी होगा अपने स्कूल टाइम पे। बट जब हम यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर, लॉजिकल बेस्ड DI पर आते हैं, जिसको हम LRDI बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड DI। यहाँ पर ये थोड़ा सा नया है, पिछले 3 सालों में देखा गया है कि LRDI का एक एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये अभी तक तो टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल का ही पूछा जा रहा है, बट यहाँ पर एक्चुअली में बच्चों को आदत नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, इस वजह से मतलब प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से बच्चा इस पर बहुत अच्छा नहीं कर पाता, या उसका इंटरेस्ट या उसका रुझान, उसका ध्यान उस पर नहीं जाता है, वो सोचता है अवॉइड करो अवॉइड करो। बट अगर आप इस पर कमांड करते हो तो ये वो टॉपिक है, ये वो सवाल है जहां से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे LRDI का नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो अगर आपने एक सेट जो आता है आपके एग्जामिनेशन वो कर दिया, तो आप बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी एग्जामिनेशन में compete करना है, आगे बढ़ना है, तो कहाँ कहाँ मुझे फोकस करना है, कहाँ कहाँ पर मुझे ध्यान देना है। जहां पर मैं जरा सा भी फोकस करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा लीड ले लूंगा, बहुत ज्यादा आगे चले जाऊंगा अपने
कॉम्पिटिटर से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि LRDI पर रेगुलर बेसिस पे वीक में एक दिन डिवोट करो। वीकली 2 क्लासेस, जहां भी आप पढ़ोगे वहां पर भी वीकली 2 क्लासेस या ऑल्टरनेट क्लासेस होती ही हैं। बट अगर आप डेली बेसिस पे अपने ऊपर भी काम करते हो तो यार मैंने हफ्ते में एक दिन निकाला है संडे को, मैं उस दिन सिर्फ LRDI पढ़ता हूँ, है ना। जितने भी LRDI के सेट मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं, आसपास से मिलते हैं, वो सब मैं लगा लेता हूँ। और जहां पर भी कहीं डाउट हो तो मैं अपने टीचर से पूछ कर उसको क्लियर कर लेता हूँ। तो मेरा LRDI पे बहुत अच्छा कमांड है। और एक सवाल अगर इस साल भी आएगा तो वो एक सवाल मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये आपकी माइंडसेट आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की, प्रैक्टिस की, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, आपने खुद से प्रिपरेशन करी या आपने किसी से गाइडेंस ली है, किसी के सुपरविजन में आप तैयारी कर रहे हैं, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना आपके अंदर बैठ चुका है, सेटल डाउन हो चुका है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को फेस करेंगे जहां पर आपको लगेगा यार इस टाइप का सवाल हमारे टीचर ने नहीं करवाया, ये इस टाइप का सवाल मैंने बुक में भी नहीं देखा। तो ये कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना। तो हर एक ऑथर इस तरह के सवाल डेवलप करने की कोशिश करता है। तो कोशिश यही करिए कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप रिफाइन करोगे अपने आप को, ठीक है। आप अपने आप को और बेटर पोजीशन पे ला सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है सर? मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, हमने सही सोच के किया, सही समझ कर किया, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते समय, क्योंकि ये तो हमें फैसिलिटी यहाँ मिलती है ना, अगर हमने कोई टेस्ट सीरीज ली तो हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मेन एग्जामिनेशन में पता नहीं चलेगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं हमें नहीं पता चलता हमने क्या सही किया क्या गलत किया, हालांकि आईपी में ऐसा नहीं होगा। बट बट अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप जब उसका एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज मैं सही सोच के कर रहा हूँ एक्चुअली में वो गलत है। तो वो गलत कैसे हुआ? कंसेप्चुअली गलत हुआ या कैलकुलेशन वाइज गलत हुआ? अगर वो कैलकुलेशन वाइज गलत हुआ तो फिर उसको सही किया जा सकता है। बट वो अगर कंसेप्चुअली गलत है, मैं हर बार वो कंसेप्चुअली गलत ही करूंगा, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को आपको रिविजिट करना है। तो मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि आपको कहां पर इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये आपको उसके एनालिसिस से पता चलता है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिस करते रहो, टच में रहोगे, कोई भी चीज भूलोगे नहीं, आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका रिएक्शन टाइम बना रहेगा। और मॉक टेस्ट के थ्रू अपने आप को एनालिसिस करते रहो ताकि कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, कहीं पर कोई कंसेप्चुअली या कैलकुलेशन वाइज गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उसका इंप्रूवमेंट बनना रहेगा। फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे बच्चे एक तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन हॉल के टाइम मैनेजमेंट को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ साल भर भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होना चाहिए कि साल भर आपको पढ़ते समय भी कैसे टाइम को मैनेज करके टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट देने का, उसका एनालिसिस करने का। ये नहीं कि आप पेपर के दिन तक पढ़ते रहें, पेपर के दिन तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको प्रिपरेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी इजी टॉपिक्स हैं उन्हें पहले कर लीजिए, ठीक है। जो भी टफ टॉपिक है उनको रेगुलर बेसिस पे करिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कैसे उनको मैनेज करना है। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि मॉक टेस्ट देने से फायदा नहीं हो, कि कई बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट का मतलब लोग ये समझते हैं कि मॉक टेस्ट का मतलब ये हो गया कि हमें फुल फ्लेज फुल लेंथ टेस्ट देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास में बहुत सारे, हमारे हमारे पास भी, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिल जाएगा, बाकी और भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है मिल जाए आपको। चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलता है, टॉपिक टेस्ट भी मिलता है आपको, दो दो तीन तीन चैप्टर के कॉम्बिनेशन के भी टेस्ट मिलते हैं हमारे यहाँ। जैसे प्रैक्टिस मोड है, तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर को आपने क्लिक किया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अनलिमिटेड, जितना आप चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को रिफाइन कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो टेस्टिंग का मतलब सिर्फ नहीं कि मॉक टेस्ट ही देना और वो फुल लेंथ टेस्ट है, वो फुल लेंथ टेस्ट आप बाद में भी दे सकते हो, बट अभी आप टॉपिक वाइज अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को चेक करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो प्रिपरेशन के दौरान इजी टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक को मैनेज करते हुए टाइम निकाल के पढ़ो, हर एक टॉपिक को टाइम दो, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो। सिर्फ एक टॉपिक या एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा करके भी अपना पेपर आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका वर्बल बहुत अच्छा है, आपका कॉन्ट्स अच्छा नहीं है, आपका कॉन्ट्स अच्छा है, आपका वर्बल अच्छा नहीं है, तो भी आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो आपको दोनों में क्वालिफाई करना है, दोनों में अच्छे नंबर लेके आना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रिपरेशन के दौरान भी आपको फोकस्ड होके समझदारी से टाइम जो है
अच्छे से मैनेज करना है। साथ ही साथ अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में भी सबसे पहला टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, साथ ही साथ 100% एक्यूरेसी के साथ। तो सबसे पहले उन सवालों को करो जो डुएबल थे, उन सवालों को करो जो आपसे देखते ही बन रहे थे, जहां पर आप कुछ सोच पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पता चला वो इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसके चक्कर में 3 सवाल आगे मेरे छूट चुके हैं जो मैं कर सकता था। तो कोशिश यही करो कि पूरा पेपर एक बार अच्छे से देख लो। आपके पास पूरा 40 मिनट का टाइम लिमिट होता है, उन 40 मिनट में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो पहले जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको करो, और वो क्वेश्चन को टच करो जहां पर आप श्योर हो कि यार मतलब यही करना है, ये तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ सही होगा। उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है, अब आप उन क्वेश्चन में इन्वेस्ट करो उस टाइम को, बचे हुए टाइम को, जहां पर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत गुंजाइश है, थोड़ा बहुत मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इस बात का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्लाइड है ये मैंने ब्लैंक रखी है, और ये ब्लैंक इसलिए रखी है क्योंकि हमेशा जब भी बात आती है कि हमें अपने आप को अपडेट करना है, कैसे करना है, तो हम हमेशा ब्लैंक हो जाते हैं। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई आके हमें बताएगा कि हमें कैसे अपने आप को अपडेट करना है। तो सबसे पहले अपने आप को अपडेट करने के लिए, है ना, 3-4 चीजों पे आपको काम करना है ना, 3-4 चीजों पे काम करना है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपका जो जीके है, ठीक है, और आपका जो करंट अफेयर है, ठीक है, इन पर आपको, है ना, फोकस करना है। इन पर आपको अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करना है। आप बोलोगे सर क्या पेपर में डायरेक्टली आएगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए या ना आए, आपके इंटरव्यू में काम कर सकता है, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, ये चीज, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको बाकी बच्चों से अलग बनाती है। यार इस बच्चे को ना ओवरऑल नॉलेज है, इसको देश दुनिया में क्या हो रहा है ये भी मालूम है। तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। ठीक है, लोगों पे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करता है। तो जीके और करंट अफेयर पे आपको फोकस करना है। आसपास क्या हो रहा है जानो, इंटरेस्ट रखो उसमें। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ो, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर अवेलेबल है वो पढ़ो। क्यों? क्योंकि सर कई बार हमने देखा है कि किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल पर बेस्ड आरसीज आपके वर्बल एबिलिटी में पूछी जा चुकी है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा उस आरसी को फेस करना, क्योंकि आप पहले उस आरसी को कहीं ना कहीं देख चुके हो। तो आपका जो रिएक्शन टाइम है ना, वो बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ो। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम पढ़ सकते हो, और भी ऑप्शन है आपके पास। जीके और करंट अफेयर पे आपको फोकस साल भर बनाए रखना है, और अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहो। ठीक है, अवेयर रहो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर कि एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप, है ना, प्रॉपर सुपरविजन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो उसके पास में एक स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट होता है। उसको मालूम है कि पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ाने हैं, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो लॉजिकल बेस्ड टीआई हो। क्या चीज पहले पढ़ानी है जिससे इनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद कैसे इनकी टेस्टिंग करनी है, ताकि ये धीरे 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 अपने आप को ग्रो करता हुआ देख सकें, अपनी गलतियों को पता लगा सकें, क्योंकि टेस्टिंग के थ्रू ही आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो अगर आप कहीं पर प्रॉपर गाइडेंस लेते हो तो वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट होता है। उन्हें मालूम है, क्योंकि वो काफी सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनको मालूम है कि आपको क्या पढ़ाना है और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। ठीक है, कई टीचर्स इतने नॉलेजेबल हैं, इतने जानकार हैं कि उनको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। कई बार कई बच्चे बोलते भी हैं सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया था, इसी के जैसा एक क्वेश्चन इस साल आया भी है। तो उनको पता होता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। वो हर साल पेपर को अच्छे से उसका एनालिसिस करते हैं, उनको पता रहता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कहाँ पर जा रहा है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पर ज्यादा रुझान है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, और जैसा वो बोल रहे हैं बस उसको फॉलो करना है। तो प्रॉपर गाइडेंस लेने से आपको ये फायदा होता है। अगर आप खुद से करेंगे तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, काफी कुछ आपका जो है ज्यादा लग जाता है। बट जब आप ज्वाइन करते हैं किसी को तो आपका टाइम भी सेव होता है, आपकी एनर्जी भी सेव होती है, और आप फोकस होके एक डायरेक्शन पे काम करते हो। आपको मालूम है कि सर ने ये बोला, ये करना है, बस खत्म। बाकी इधर उधर देखना ही नहीं, आप बिल्कुल फोकस होते हो। तो ये आपका फायदा है कहीं पर आप अगर ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज की तो हेल्प है ना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, है ना। बहुत सारे नोट्स हो गए, शीट्स हो गए, टेस्ट हो गए, तो मॉक टेस्ट हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिनको आपको ढूंढने में
बहुत सारा टाइम जाता है, आप उन सवालों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जो आपका टीचर ढूंढ के आपको दे सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको मालूम है कि कैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से क्वेश्चंस को रखना है, उसको मालूम है कि पहला क्वेश्चन कौन सा कराना है, दूसरा कौन सा कराना है, तीसरा कौन सा कराना है। आपको नहीं मालूम है, आप तो रैंडम कोई भी क्वेश्चन करोगे, आपसे बनेगा नहीं बनेगा, आप पीछे सोल्यूशन देख लोगे। तो अगर आप कहीं पर प्रॉपर सुपरविजन लेते हो तो आपको इस तरह की हेल्प मिलती है, और आपका टाइम, आपकी एनर्जी बहुत बहुत सेव होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर रिवीजन की। अगर आप खुद से पढ़ें या कोचिंग ज्वाइन करें तो नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जितना छोटा, जितना कम से कम शब्दों में अपने नोट्स बना सकते हैं, जितना छोटा छोटा लिख सकते हैं उतना लिखें, ताकि नंबर ऑफ कॉपीज आपकी कम बने, ताकि आपके ऊपर जब सिलेबस कंप्लीट हो तो ये लोड नहीं हो कि बहुत सारे नोट्स हैं। कम से कम नोट्स, कम से कम छोटे छोटे करके अपने नोट्स बनाएं, ताकि नंबर ऑफ कॉपीज आपकी कम हो, तो मेंटली एक प्रेशर नहीं रहता। दूसरी चीज है कि आप वो लिखिए जिससे आपको तुरंत समझ में आए। कई बार बहुत सारा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप वो लिखिए जिससे आपको क्लिक करता है। ठीक है, तो आपका रिएक्शन टाइम वैसे ही बढ़ जाएगा मेन एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि आपने अपने आप को डेवलप कर लिया कि इतना देखा तो इसका मतलब ये है, मॉडेक्स है इसका मतलब इसका ये होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको, मतलब मॉडेक्स देखते ही आपका ग्राफ आपको दिखना चाहिए। ठीक है, डोमेन रेंज आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है, ये दिखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको नोट्स बनाते समय ही ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि कई बार मैंने देखा है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कई बार देखा है कि आपने कोई बुक खोली, जैसे ये आपने बुक खोली, अब आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए, आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथा क्वेश्चन किया, ऐसे करते 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 अब आखिरी में कुछ क्वेश्चंस रह गए, आपके 15-20 क्वेश्चन रह गए, आपने किया ही नहीं। आप बोला बोर हो गया यार, पता चला कुछ अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां पर रह गए थे। तो मैं आपको क्या राय देता हूँ, मैं हमेशा राय देता हूँ कि आपके पास में, आपने जब बुक खोली है तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, आप रैंडमली कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, हर पेज पे मार्क कर लीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि जब ऑथर बुक लिखता है तो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अलग अलग कैटेगराइज करता है। ठीक है, वो मिक्स क्वेश्चन नहीं रखता। तो अगर आप हर पेज पे जाओगे, हर एक पेज को, हर एक पेज के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करोगे, तो आप हर एक टाइप को कवर कर पाओगे, तो आपको कोई टाइप छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब आपने एक बार ये बुक लगा ली, ठीक है, क्वेश्चन सेलेक्ट करके, मान लीजिए परसेंटेज है, उसके बाद आपको लग रहा है परसेंटेज को और हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। तो आपने बोला जो बीच में क्वेश्चंस रह गए थे अब उनको कर लेता हूँ, अब उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसा करके आप मल्टीपल टाइम में उस बुक को कवर अप करोगे, और हर बार जब आप करोगे, नए क्वेश्चंस करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और हर बार कुछ ना कुछ नया करोगे। कई बार मैंने देखा है कि बच्चा एक ही बुक को बार बार करता है, तो भैया बार बार करने से तो आपको आंसर्स भी याद हो जाएंगे, फिर क्या ही फायदा होगा आपको। आप चेक ही नहीं कर पाओगे आपको कितना आता है और कितना याद है आपको, क्वेश्चन तो डायरेक्टली आने वाला है नहीं। आपको तो अपना नॉलेज चेक करना है ना, आपको अपना रिएक्शन टाइम चेक करना है ना, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपको ये चेक करना है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि किताब को कैसे पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट की चीट शीट बना सकते हो, है ना, छोटी सी डायरी बना लो, अपने पास रखो, कभी भी टाइम मिले खोल के पढ़ लिया, है ना। या एक छोटी सी डायरी वैसे भी आपके पास होनी चाहिए कि कहीं पर भी आपके पास टाइम है, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं किसी का इंतजार कर रहे हो, तो आपने प्रैक्टिस कर ली उसमें बैठ के, है ना, कोई भी एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया, कोई सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा, आप टच में रहोगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना, मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साल के शुरुआत में तो मतलब एक्साइटेड रहते हैं, बट साल खत्म होते होते उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है। तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोलूंगा कि ये कहने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। जब तक आप खुद फील नहीं करोगे ना, तब तक ये कोई भी आदमी आपको दे नहीं सकता। ये कोई चीज नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ, ये आपके पास खुद से आपको डेवलप करनी पड़ती है। और ये डेवलप कैसे होगी, जब आप रेगुलरली सारी चीजों पे काम करोगे। आपको मालूम है मुझे पेपर निकालना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है, मुझे रेगुलर टाइम देना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे मॉक टेस्ट देना है, मुझे डाउट्स क्लियर करने हैं, मुझे अच्छे कंटेंट से पढ़ना है। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, आप हमेशा ये बोल रहे हो मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे से नहीं निकलेगा, है ना, उसके तो इतना हो गया, आप हमेशा कंपेयर करोगे, है ना, तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे। तो आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको लगता है कि मुझे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है, कम बोलना है, कम बात करनी है, सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, वेब सीरीज नहीं देखनी है, लिमिटेड चीजों पे फोकस करना है ना, वो कुछ भी जो भी आपको लगता है आपके लिए अच्छा है वो आप करो। ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लिमिटेड चीजें देखो, है ना, लिमिटेड लोगों से मिलो, जहां पर सही बातें हो रही हैं उनमें इंडल्ज हो, बाकी जगह पे आप इंडल्ज ही मत हो।
क्योंकि आप अननेसेसरी चीजों में इंडल्ज होगे, आपका टाइम जाएगा और आप अपने आपका आपका फोकस हिल जाएगा, आप डाइवर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि यार आप सिर्फ काम की बातें करो, अपने आसपास अच्छे लोगों का, है ना, अच्छे लोग रखो। आपका अगर कोई एक दोस्त भी है तो वो एक दोस्त ऐसा रखो जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करता है। ठीक है, जो सही बात करता है। अननेसेसरी इस तरह की फालतू की बातें करने वाले व्यक्ति के साथ में अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो अपने साथ आपको भी स्पॉइल करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो। ठीक है, फोकस रहो। और फोकस रहने के लिए आपको जो करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, म्यूजिक सुनना है, जो करना है वो आप करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर सब कुछ आपने बता दिया, सब कुछ आज हमें पता चल चुका है एगमेट एग्जाम के बारे में, बट अच्छी किताब भी हमारे पास, अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, मोटिवेटेड भी हैं, बट अगर ये तीन चीजें नहीं है आपके अंदर तो आप फिर भी पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे। और सिर्फ आईपीएम इंदौर की बात नहीं करो, कोई भी एग्जामिनेशन या अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। हमारे घर में, हम सबके घर में एक व्यक्ति है जो कि रेगुलरली कंसिस्टेंट है कई सालों से, वो है हमारी माता जी। वो रेगुलरली सुबह टाइम से उठती हैं, दूध वाले से दूध लेती हैं, सबके लिए चाय बनाती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं, सबको तैयार करवाती हैं, ऑफिस भेजती हैं, स्कूल भेजती हैं, कॉलेज भेजती हैं। रेगुलरली वो इतने सालों से वो एक काम कर रही हैं, बिना किसी डिले के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, और पता नहीं चलता, मगर जिस दिन उनकी तबीयत खराब होती है उस दिन सबको पता चल जाता है कि आज मम्मी की तबीयत खराब है। क्यों? क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया। तो वो जो कंसिस्टेंसी है ना लाइफ में, वो बहुत जरूरी है। और इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपको अगर आपने ठान लिया कि मुझे आईपीएम इंदौर इस साल निकालना है और उसके लिए मुझे ये करना है, तो करना है, बस करना है। आपको किसी और से कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन बेटर कर रहा है आपसे, कौन खराब कर रहा है आपसे, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपने जो सोचा था, क्या मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ, क्या मैं उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ और इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, बस उस पर आपको फोकस करना है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अच्छा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। इधर उधर का कंटेंट पढ़ोगे, जो कंटेंट कभी नहीं आएगा आपके पेपर में, कोई फायदा नहीं। तो अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छा प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ डेडिकेट रहो, डिवोट रहो, ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर फोकस करो। आप आईपीएम इंदौर या कोई भी एग्जामिनेशन आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम है पंकज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें, हमारे जो पीडीएफ्स होते हैं, जो भी हम सेशंस लेते हैं यूट्यूब पर, उसके हैंड रिटन पीडीएफ्स वहाँ पर मिल जाते हैं आपको। वर्कअप की प्रैक्टिसेस के लिए आपको कंटेंट मिल जाता है, रेगुलर क्यूजेज वहाँ पर होते हैं, पीवाई क्यूज वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पर मिलती हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिले, ये जानकारी मिले, और उनके लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।